सम्राट अशोक 304 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य के तीसरे और सबसे प्रमुख शासक थे। वे भारतीय इतिहास के सबसे महान सम्राटों में से एक माने जाते हैं। उनका जीवन दो हिस्सों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, एक योद्धा के रूप में, और दूसरा, एक धर्मनिष्ठ शासक के रूप में जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाकर अपने राज्य की पूरी नीतियों को बदल दिया। प्रारंभिक जीवन। अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में हुआ था। वे मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के पोते और बिंदुसार के पुत्र थे। अशोक बचपन से ही बहुत बुद्धिमान, साहसी और बलशाली थे। उनके पिता बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने सैन्य अभियानों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था और अपने योद्धा गुणों के कारण वे जल्द ही अपनी वीरता और प्रशासनिक कौशल के लिए प्रसिद्ध हो गए। अशोक के बारे में कहा जाता है कि उनके पास शुरू से ही नेतृत्व की अद्वितीय क्षमता थी। उनके प्रारंभिक जीवन की एक प्रमुख घटना विद्रोही राज्य अवंती के खिलाफ उनके अभियान से संबंधित है। इस अभियान में उन्होंने अपनी वीरता और कुशल रणनीति से विद्रोह को कुचल दिया और अपनी ताकत को साबित किया। सम्राट अशोक का राज्यारोहण। बिंदुसार की मृत्यु के बाद 268 ईसा पूर्व में अशोक ने सत्ता संभाली। हालांकि उनका सम्राट बनना इतना सरल नहीं था। उनके भाइयों ने भी सत्ता पर दावा किया और कुछ इतिहासकारों के अनुसार अशोक को अपने भाइयों के खिलाफ संघर्ष करना पड़ा। इस संघर्ष के बाद अशोक ने मौर्य साम्राज्य का पूर्ण नियंत्रण हासिल किया। शासन की शुरुआती अवधि में अशोक ने साम्राज्य के विस्तार की नीति अपनाई और कई सैन्य अभियानों का नेतृत्व किया। वे एक सशक्त और निर्भीक शासक के रूप में जाने जाते थे, जिनका उद्देश्य अपने साम्राज्य को लगातार बढ़ाना था। उनके साम्राज्य में भारत का अधिकांश हिस्सा शामिल था, जिसमें आज के अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश के क्षेत्र भी आते थे। कलिंग युद्ध 265 ईसा पूर्व। अशोक का जीवन और शासन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ कलिंग युद्ध था। कलिंग आधुनिक नेम ओडिशा एक स्वतंत्र और समृद्ध राज्य था और अशोक ने इसे अपने साम्राज्य में मिलाने का निर्णय लिया। 265 ईसा पूर्व में कलिंग के खिलाफ एक भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में लाखों सैनिकों और नागरिकों की मौत हुई और अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की। हालांकि इस युद्ध के बाद अशोक की सोच पूरी तरह बदल गई। युद्ध के बाद के दृश्य, जैसे खून से सनी जमीन, शवों के ढेर और युद्ध की त्रासदी से पीड़ित लोग, अशोक के दिल और दिमाग पर गहरा असर डाल गए। उन्हें इस बात का गहरा पछतावा हुआ कि उनके विजय अभियान ने कितनी तबाही मचाई। बौद्ध धर्म और धर्म की नीति। कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने हिंसा और युद्ध की नीति को पूरी तरह से त्याग दिया और बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को अपनाया। उन्होंने अहिंसा, करुणा और सत्य के सिद्धांतों को अपने जीवन और शासन की धुरी बना लिया। बौद्ध धर्म में दीक्षित होने के बाद उन्होंने धर्म की नीति को अपनाया, जो नैतिकता, सत्य और सदाचार पर आधारित थी। धम्म का अर्थ अशोक के लिए केवल धार्मिक जीवन नहीं था, बल्कि समाज के लिए एक नैतिक और दयालु शासन का भी प्रतीक था। उन्होंने अपने साम्राज्य में अहिंसा और सामाजिक न्याय का प्रसार किया और युद्ध को समाप्त कर शांति और कल्याणकारी योजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया। अशोक ने अपने नागरिकों के लिए कई सुधारात्मक कदम उठाए, जैसे कि अस्पतालों, सड़कों और पेयजल के स्रोतों का निर्माण। उन्होंने पशुओं के प्रति दयालुता का संदेश फैलाने के लिए भी कदम उठाए। बौद्ध धर्म का प्रसार। अशोक ने न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी बौद्ध धर्म का प्रसार किया। उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा। इसके अलावा उन्होंने अपने दूतों को एशिया के विभिन्न देशों जैसे अफगानिस्तान, मिस्र, सीरिया, ग्रीस और मंगोलिया में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भेजा। अशोक के प्रयासों के कारण बौद्ध धर्म अंतर्राष्ट्रीय धर्म बना और इसके अनुयायी विभिन्न देशों में बढ़ने लगे। अशोक के शिलालेख और स्तंभ।
अशोक ने अपने धर्म और नैतिक शिक्षाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए कई शिलालेख और स्तंभ बनवाए। इन शिलालेखों में उनकी नीति, धर्म के सिद्धांत और उनके शासन के आदेश खुदे हुए थे। ये शिलालेख भारत के विभिन्न हिस्सों में पाए जाते हैं और उनमें से अधिकांश ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। अशोक के प्रमुख शिलालेखों और स्तंभों में से कुछ स्थान हैं: सांची, सारनाथ और दिल्ली का प्रसिद्ध अशोक स्तंभ। ये शिलालेख और स्तंभ न केवल उस समय के सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक विचारों का वर्णन करते हैं, बल्कि अशोक के प्रशासनिक कौशल और उनकी सामाजिक दृष्टिकोण को भी दर्शाते हैं। जन कल्याणकारी नीतियाँ। अशोक ने अपने शासनकाल में कई जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू की। उन्होंने सड़कों का निर्माण, पेयजल की व्यवस्था और चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार किया। उनके शासनकाल में कृषि, व्यापार और उद्योग भी खूब फले फूले। वे अपने राज्य के सभी लोगों, चाहे वह धनी हो या गरीब, सभी की भलाई के लिए काम करते थे। उन्होंने वन्यजीवों और पशुओं के संरक्षण के लिए भी कानून बनाए। उन्होंने निर्दिष्ट किया कि उनके अधिकारी जनता के बीच घूमें और उनकी समस्याओं को सुनें और हल करें। यह नीति उनके शासन के सामाजिक न्याय और समतावादी दृष्टिकोण को दर्शाती है। अंत और धरोहर। अशोक का शासनकाल लगभग 40 वर्षों तक चला और उनकी मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हुई। उनके बाद मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा, लेकिन अशोक की धरोहर अमर रही। उनका जीवन शांति, अहिंसा और करुणा के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। अशोक का सबसे महत्वपूर्ण योगदान बौद्ध धर्म का प्रसार और उसका संरक्षण था। उनकी नीतियों और सुधारों ने भारतीय उपमहाद्वीप के धार्मिक और सांस्कृतिक इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। आज अशोक का प्रतीक, अशोक चक्र, भारतीय ध्वज का हिस्सा है और उनका सिंह स्तंभ भारतीय गणराज्य का राष्ट्रीय प्रतीक है। सम्राट अशोक ने न केवल एक महान शासक के रूप में, बल्कि एक धर्मनिष्ठ और नैतिक शासक के रूप में अपनी पहचान बनाई, जिनके आदर्श और मूल्य आज भी मानवता के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग निक्सू इन्फो। प्लीज सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर फर्दर वीडियोज।